तिम्मापुर गांव में सुभद्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे एक डोसा बनाया करती थी। उस गांव में उसके दुकान के अलावा कोई और एक डोसा का दुकान नहीं था, इसीलिए सुभद्रा एक डोसा बनाकर अच्छे पैसे कमा लिया करती थी। दूसरे तरफ उसी गांव में एक और सास बहू रहा करती थी, शारदा और अनामिका। सासू माँ शारदा एक नंबर की कामचोर और दूसरे तरफ उसके पति रमेश कोई काम नहीं करता था। इसके लिए अनामिका कभी पीछे नहीं हटी। वो शहर के एक बेकरी के दुकान में काम करती थी और वहाँ पे जो पैसे कमाती थी उससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी अनामिका बेकरी के दुकान में काम खत्म करके घर लौट रही थी। दोनों बच्चे ही अनामिका के घर लौटने के बाद दुखी होकर कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ खाना दो। बस थोड़ा इंतजार करो मेरे बच्चे, अभी मैं 10 मिनट में खाना ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने पति रमेश के पास आती है, जो सोफे में बैठा हुआ था। बच्चे कब से भूख लगी है कह रहे हैं। आप 2 ग्लास चावल धो के स्टोव में चढ़ा सकते हैं ना, पता नहीं आप कब समझेंगे। मैं यानी मुझे कह रही हो? मेरे हाथों में दर्द होगा, ये सब मुझसे नहीं होता। तुम अब आ गई हो ना, जाओ जल्दी कर दो। ऐसे कैसे चल सकता है? आप आलसीपन की वजह से इस तरह घर पे बैठे रहेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे, आप ही बताइए। तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे शादी की है, तुम हमारा ख्याल रखो अनामिका। आपको ख्याल रखना होता है, पर आप तो घर के बाहर कदम ही नहीं रखते। तो अब क्या करना चाहती हो अनामिका, ये बता दो। तुम यहाँ पे मेरे साथ बहस करना चाहती हो खड़े खड़े, या फिर अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाना चाहती हो? नहीं तो तुम्हारे दोनों बच्चे ही भूखे ही मर जाएंगे। रमेश गुस्से से ऐसा कहता है। अनामिका कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती है। फिर अपने भूखे बच्चे को अपने साथ किचन में ले जाती है। फिर बच्चों को वहाँ बैठा के वो चावल धोती है और स्टोव में चढ़ा देती है। दूसरे स्टोव में कुकर में दाल और टमाटर चढ़ा देती है। फिर बच्चों से बात करने लगती है। आधे घंटे के अंदर चावल और दाल बनके तैयार हो जाता है। फिर भूखे बच्चों को खाना खिला के वो उनके कमरे में भेज देती है। तब तक डाइनिंग टेबल पे आके शारदा और रमेश खाना खाने लगते हैं। तभी अनामिका वहाँ आती है। आप लोगों का कैसा दिल है, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, आप उन्हें थोड़ा खाना पका के नहीं खिला पाए और यहाँ आके बैठ के खाना खा रहे हैं आप लोग इंसान हैं? क्या बहू, बड़ी ऊंची आवाज आ रही है। मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, यही बहुत है। एक बात आपको बता देती हूँ सासू माँ, आपके आलसीपन की वजह से आज आपका बेटा इतना बड़ा आलसी है। आप इस आलसी इंसान से मेरी शादी करवा के मेरा गला ही काट दिया। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा अपनी बहू अनामिका के गाल में एक थप्पड़ लगाती है। ये देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ, जो बहू आपको खाना खिला रही है उसको मारना पीटना बंद कीजिए। आप तो खुद एक बहुत बड़ी आलसी है और आपने अपने बेटे को भी ऐसा बनाया। ये सब सुन के खाना खाते खाते रमेश वहाँ से उठ जाता है। एक तो आपने अपने आलसी बेटे से मेरी शादी कराई, ऊपर से जो मैं कमा के लाती हूँ वो खा के मुझे ही मारती है। क्यों थी मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ? ये आदमी मुझे और मेरे बच्चों को दुख पहुंचा रहा है। अरे बेटा रमेश, इसकी आवाज बहुत बढ़ गई है, इसके बाल पकड़ के घर से बाहर निकालो। उसकी माँ ने जैसे ही कहा, रमेश बिना सोचे समझे अनामिका का झोटा पकड़ के खींचते खींचते उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुमने जो कहा है वो मेरी माँ को नहीं कहना चाहिए था। अब बिना खाए पिए यहीं पे तुम भूख में मरती रहो। जाओ, जहाँ तुमको जाना है जाओ। रमेश मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करके वो फिर से डाइनिंग टेबल के पास लौट आता है। शारदा और रमेश टमाटर दाल बहुत आनंद से खाते हैं। फिर माँ बेटा बाहर निकल आते हैं। तभी भी अनामिका दरवाजे के सामने बैठकर रोए जा रही थी। उसे रोते देख गुस्से से शारदा कहती है, तुम अभी भी यहीं पे हो, जाओ यहाँ से। मैं सुबह बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। अगर आप लोग अपने आप को बदले तभी मैं बच्चों को लेकर आऊंगी, नहीं तो कभी नहीं आऊंगी। अनामिका ऐसा फैसला लेती है और कह देती है। शारदा रमेश उसके मुंह के सामने दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। पूरी रात अनामिका भयभीत होके अकेले वहीं बैठी रहती है। शारदा रमेश अंदर जाके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अनामिका बच्चों को साथ लेके वहाँ से चली जाती है। शारदा रमेश उन्हें जाते हुए देखते हैं, पर उन्हें एक बार के लिए भी जाकर नहीं रोकते हैं। अपने दिल में हिम्मत जुटाते हुए अनामिका फैसला लेती है कि जो भी तनख्वाह उसे मिलती है उसी से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी और उनका देखभाल करेगी। ये सोचकर वो थोड़ी दूर जाती है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। उस पेड़ के नीचे बुजुर्ग सुभद्रा
वहाँ पे डोसा बनाकर अपना व्यापार चलाती थी। वो अनामिका को देखती है और साथ ही साथ अनामिका के बच्चों को भी देखती है। फिर अनामिका अपनी पूरी कहानी उसे बताती है। ये सुनकर सुभद्रा को उन पे बहुत दया आती है। बेटा, काम ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक डोसा बनाना सिखाऊंगी, तुम सीख लेना। मेरे भी परिवार में कोई नहीं, तुम्हें मैं अपनी बेटी जैसा समझूंगी और बच्चों को अपने नाती पोती जैसा। सुभद्रा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। जैसा सुभद्रा ने कहा था, अनामिका एक डोसा बनाना सीख लेती है। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। अब उधर क्योंकि शारदा और रमेश बहुत ही आलसी थे, इसीलिए खाना पकाना, पानी ले आना, घर का काम काज करना उन दोनों को बहुत मुश्किल लगने लगता है। तुम करो कह के वो एक दूसरे को कहते हैं। इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन शारदा और रमेश जोरों की भूख के मारे घर से बाहर निकल आते हैं। बेटा रमेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे आलसीपन की वजह से हमने बहू अनामिका को बहुत तकलीफ दी। हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया और उस वजह से आज पछता रहे हैं। हाँ माँ, जो गलती हमने की है उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, हमने जो गलती की है उसके लिए अनामिका के पास जाके हमें माफी मांगनी चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। ऐसा सोचकर शारदा और रमेश बहू अनामिका को ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो पेड़ के नीचे आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि अनामिका पेड़ के नीचे एक डोसा बना के बेच रही है। अनामिका एक डोसा बना के बहुत अच्छे पैसे और नाम कमा चुकी थी। उसी पैसों से वो एक अच्छा घर बनाती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराती है, साथ ही साथ सुभद्रा का अच्छे से इलाज भी कराती है। शारदा रमेश को जब पता चलता है, वो उससे माफी मांगने आते हैं। अनामिका उन्हें अपने घर अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद से शारदा बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। रमेश अनामिका को डोसा बनाने में मदद करने लगता है और इसी तरह सभी मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। मधुबन कॉलोनी में शारदा और प्रसाद नाम के आधुनिक दंपति रहते थे। वो शहर की संस्कृति के आदि और फैशन की दुनिया में रहते थे। उनका बेटा था, नाम था रमेश। रमेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। रमेश के माता पिता को लगता है कि बेटे की शादी की सही समय है, इसीलिए वो लड़की ढूंढते हैं। शारदा, मैंने एक मैट्रिमोनी साइट पर लड़की देखी है, हमारे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट है। फोटो देखोगी? फोटो सच नहीं होता, बस दिखावट के लिए होता है। फोटो देखकर शादी करना मतलब गड्ढे में कूद जाना। आप लड़की ढूंढने में जल्दी मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, अपना व्यापार देखिए। मैं मेरे राम जैसे बेटे के लिए सीता जैसी बहू नहीं, बल्कि जानकी जैसी बहू लेकर आऊंगी। उससे बेटे की शादी कराऊंगी। 2022 में जी रहे हैं, फैशन का अलग दौर है। अभी अगर इस दौर में जानकी और सीता जैसी लड़की कहाँ मिलेगी, फिर तो शादी हो गई। अच्छा होगा आप अपने काम में ध्यान दो, इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारे बेटे की जन्म हुई है तो कहीं ना कहीं उसके लिए लड़की भी पैदा ली होगी, वो सामने आ ही जाएगी। बहू जानकी, बेटा राम इंतजार कर रहा है, कहाँ हो तुम, सामने आ जाओ। शारदा और प्रसाद ऐसी बातें कर ही रहे थे। ठीक उसी वक्त पार्वतीपुर से दूध का वैन, जिसमें से 25 साल की लड़की अनामिका नाम की, वहाँ से उनके घर पे आती है। भले ही पारंपरिक मूल्य बदल रहे हो, लेकिन वो क्योंकि सांस्कृतिक विस्तार परिवार में पैदा हुई थी, इसीलिए वो सम्मान करती थी। रविंद्र और कविता खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी एक लौती बेटी थी अनामिका। वो भी अपनी बेटी के लिए वर तलाश कर रहे थे। देखो बेटा, हर तरह से समझने वाला लड़का तुम्हारे सामने जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने जो मुझे पैदा किया, कहीं ना कहीं मेरे साथी को भी उन्होंने पैदा किया होगा, तो मुझे किस बात की चिंता होगी माँ। लेकिन कुछ भी कहो माँ, इस बारे में बात करते ही मुझे शर्म आती है बहुत। ऐसा कह के वो मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी वक्त मॉडर्न ड्रेस पहन के शारदा सोफे पे बैठी हुई थी। बालों को खुला छोड़ी हुई थी और टी शर्ट पहन के कैजुअल बैठी हुई थी स्टाइल से। वो अपनी बहू की तलाश में थी। जो लड़की सामने बैठी थी वही पहली लड़की थी। क्या नाम है तुम्हारा? देखिए आंटी, अब ये पुराना फॉर्मूला आजकल बिल्कुल नहीं चलता है। मैं खुद ही आपको बताती हूँ। मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ और उठने के साथ ही मैं गर्मा गर्म कॉफी पीती हूँ
आप अपने बेटे से कहिएगा सीख ले। ऐसी बातें सुन के शारदा हैरान रह जाती है और वो काजल को बस देखते ही रहती है। रंगोली देना, पानी भरना, खाना पकाना, बर्तन धोना, ये सब नहीं कर सकती, आपके बेटे को ही करना होगा। काजल की बातें सुन के शारदा समझ नहीं पा रही थी वो क्या कहे। वो बस उसे देखे ही जा रही थी। और सबसे खास बात, मैं 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर सकती हूँ और बच्चों का नाम भी मेरे मुताबिक ही रखेंगे। और बाद में ये मत कहिएगा ये क्यों पैदा हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये सब नहीं चलेगा। और भी कुछ कहना है बेटा या हो गया? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आपके बेटे को नहीं पीटूंगी। ज्यादा बोर हो गई तो मैं बस उसे डिवोर्स दे दूंगी। मुझे लगा था लड़कियां आजकल एडवांस हो गई है, पर मुझे नहीं लगा था कि इतनी एडवांस हो गई है। ठीक है, मैं अपने बेटे से पूछ के फिर बताऊंगी। आंटी, मैं बताना तो भूल ही गई थी। हफ्ते में एक बार उन्हें मुझे बाहर ले जाना होगा और हफ्ते में कम से कम 2 बार मूवी दिखानी पड़ेगी और बाद में आप लोगों को मैं ओल्ड एज होम भेज दूंगी। वहीं पे खड़े खड़े शारदा बेहोश होके गिर जाती है। काजल उसे देख के हंसती है और वहाँ से चली जाती है। प्रसाद चिंतित होके आके उसके चेहरे पे पानी छिड़कते हैं। थोड़ी देर में शारदा को होश आता है। हाय भगवान, मुझे अपनी बहू शहर से नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे की बहू गांव से ले आऊंगी। मैं गांव जा रही हूँ। इस लड़की ने जो सदमा मुझे दिया है अभी अभी, इसे ठीक करने के लिए भी मुझे जगह बदलना होगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसा कह के शारदा अपनी कार लेके अपने गांव पार्वतीपुर की तरफ निकलने लगती है। शहर की लड़की की बातें सुन के पार्वती भाग रही है, ये देखकर प्रसाद बहुत हंसते हैं। शारदा वहाँ एक बड़े से मिट्टी के घर में रहने लगती है और अपने खेती बाड़ी का ख्याल रखती है। वहाँ पे जाके वो लड़कियों का लिस्ट बनाती है जिन जिन की शादी होनी बाकी थी अभी भी। एक दिन जब वो खेत के पास थी, जोरों की वर्षा शुरू हो जाती है। शारदा के पास छतरी नहीं थी और बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर अनामिका अपनी छतरी ले आके शारदा को देती है। तभी शारदा भी अनामिका को देखती है, एक संपूर्ण हिंदुस्तानी सांस्कृतिक लड़की, जिसे देखकर शारदा को लगने लगता है कि अनामिका जैसी ही बहू होनी चाहिए उसकी। वो दोनों एक ही छतरी में बारिश से बच रहे थे। तभी शारदा बात करने लगती है। अनामिका ने अपने परिवार और माता पिता के बारे में विस्तारित रूप से बताया। ये सब कहकर अनामिका ने शारदा का दिल ही जीत लिया। बारिश जब पूरी तरह से रुक गई, तब वो अपने घर लौट आई। फिर तुरंत वो अपने पति और बेटे को फोन लगाती है। मैंने यहाँ पे एक लड़की देखी है, उसका नाम अनामिका है, बहुत सुंदर है। तुम लोग सब काम छोड़ के जल्दी आ जाओ। शारदा के बातों के मुताबिक प्रसाद और रमेश तुरंत गाड़ी लेके गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक दिन अनामिका के घर पे सगाई तय हो जाती है। रमेश अपनी आंखें अनामिका से फेर नहीं पाता। अनामिका को भी रमेश पसंद आता है। सभ्यता क्या है, 2 शब्दों में बताओ अनामिका। चाहे रेशम की साड़ी हो या सूती की साड़ी, अगला इंसान आपको सम्मान करे, यही सभ्यता है। और बहू का मतलब? जो सब्जी में नमक की तरह, घर के सामने रंगोली की तरह और घर में देवी की तरह घूमती हो, वही बहू है। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों अनामिका को बहुत पसंद कर लेते हैं। फिर एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी हो जाती है। शहर की सासू माँ शारदा गांव की बहू अनामिका को घर ले आती है। सासू माँ के जगने से पहले अनामिका सुनिश्चित करती है कि घर साफ सुथरा हो जाए और अगरबत्ती की खुशबू से जिसे जो पसंद उसे वही पका के खिलाती। सास ससुर को माँ पिताजी की तरह सम्मान देती है और खुशी खुशी सबके साथ जीवन बिताती है।